नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। आज यकीनन हल्ला बोल का यह वक्त है, क्योंकि हल्ला बोल चल रहा है इस वक्त अरविंद केजरीवाल वर्सेस एलजी के बीच में। और आरोप प्रत्यारोप की इस राजनीति में दिल्ली का क्या होगा, यह सोचने को हम मजबूर हैं, परेशान हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग की लड़ाई में अब संवैधानिक मर्यादा की हद पार कर सार्वजनिक मंच पर लड़ी जा रही है। प्रशासनिक फैसलों का पोस्टमार्टम रैलियों में हो रहा है। आज दिल्ली के सीएम ने दिल्ली की एक्टिंग चीफ सेक्रेटरी शकुंतला गैमलिन पर बिजली कंपनी के लिए लॉबिंग का आरोप लगाया, लेकिन निशाने पर तो केंद्र की सरकार और एलजी ही थे। ये बिजली कंपनियां, रिलायंस की कंपनियां, ये 11,000 करोड़ रुपए का लोन ले रही थी, और वो बिजली कंपनी की सेक्रेटरी हमारे मंत्री से दिल्ली सरकार की तरफ से गारंटी के ऊपर साइन करवाने के लिए आई थी। दोस्तों, दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति को लेकर एलजी नजीब जंग और अरविंद केजरीवाल के बीच की नाक की लड़ाई फाइलों में लड़ने के बाद अब सरे बाजार लड़ी जा रही है। वैसे तो सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली में ऑटो ड्राइवरों की रैली में पहुंचे थे, लेकिन यहां भड़ास दिल्ली की नई चीफ सेक्रेटरी शकुंतला गैमलिन पर निकाली। केजरीवाल ने अपनी पुरानी आदत की तरह ही आरोपों का पूरा पिटारा खोल दिया। वरिष्ठ आईएएस अफसर और अपनी चीफ सेक्रेटरी पर बिजली कंपनी की तरफदारी करने और उन्हें गैर वाजिब सहूलियतें पहुंचाने का आरोप मढ़ दिया। वो सचिव पीछे पड़ी रही 15-20 दिन तक कि किसी तरह से इस पे साइन कर दो। जब मंत्री जी ने चारों तरफ पता किया तो पता चला वो चिट्ठी कोई कंफर्ट लेटर नहीं है, वो चिट्ठी गारंटी है। ये बिजली कंपनियां, रिलायंस की कंपनियां, ये 11,000 करोड़ रुपए का लोन ले रही थी, और वो बिजली कंपनी की सेक्रेटरी हमारे मंत्री से दिल्ली सरकार की तरफ से गारंटी के ऊपर साइन करवाने के लिए आई थी। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अफसर पर आरोप तो लगा दिया, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं दे पाए हैं। एक महिला अफसर के खिलाफ सार्वजनिक मंच से इस तरह की बयानबाजी क्या सीएम को शोभा देती है? अगर मुख्य सचिव शकुंतला गैमलिन ने ऊर्जा सचिव रहते हुए बिजली कंपनियों के हित में लॉबिंग करने की कोशिश की, तो उसी वक्त सीएम ने उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिशें क्यों नहीं की? उस वक्त केजरीवाल की खामोशी की क्या वजह थी? दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो हमारा पूर्वोत्तर के जो एक बहुत अच्छी लेडी आईएएस ऑफिसर है शकुंतला गैमलिन के खिलाफ जो बदनाम करने का कोशिश किया, और जो उन्होंने धमकी दे करके कि आप वो चार्ज नहीं ले सकते हैं, ये बहुत गलत मैसेज संदेश पूर्वोत्तर में गया है, और वैसे भी ये सही तरीका नहीं होता है। यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आईएएस ऑफिसर शकुंतला गैमलिन को चीफ सेक्रेटरी का अतिरिक्त कार्यभार मिलने के बाद सीएम दफ्तर ने उन पर क्यों पद ग्रहण नहीं करने का दबाव बनाया? सूत्रों के मुताबिक शकुंतला गैमलिन ने नजीब जंग को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें सीएम ऑफिस के एक वरिष्ठ नौकरशाह की तरफ से उन पर रेस से हटने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया गया था। क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अफसरों के मनोबल को तोड़कर दिल्ली को चमकाना चाहते हैं? क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नजीब जंग और केंद्र सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा निकाल रहे हैं? क्या सिर्फ 10 दिन के लिए मुख्य सचिव का अतिरिक्त पद ग्रहण करने वाली शकुंतला गैमलिन के मामले को सार्वजनिक मंच से इस तरह रंग देना सही है? रीमा पराशर, मंजीत नेगी और रोहित मिश्र के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। कुछ सवाल हमारे ठीक सामने हैं, और वो सवाल ये हैं कि क्या गैमलिन मामले में बेवजह टकराव ले रहे हैं केजरीवाल? क्या सिर्फ अपनी पसंद का अफसर चाहते हैं अरविंद केजरीवाल? क्या केजरीवाल के आरोपों से अफसरों का मनोबल नहीं टूटेगा? क्या सार्वजनिक मंच से महिला अफसर पर आरोप लगाना सही है? क्या केजरीवाल और एलजी के बीच नाक की लड़ाई चल रही है? ये कुछ सवाल हमारे साथ हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले यहां पर हमारे साथ हैं प्रभात झा, बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है। आलोक शर्मा जी, कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है आलोक जी। हमारे साथ सोमनाथ भारती जी हैं, जो कि मंत्री भी रह चुके हैं आम आदमी पार्टी में और आम आदमी पार्टी के नेता हैं, और शैलजा चंद्रा जी, जो कि फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी हैं और रह चुकी हैं, आपका भी स्वागत है। मेरा पहला सवाल सोमनाथ भारती जी, इस शो की शुरुआत मैं आपसे कर रहा हूं। क्या मामला है? मामला क्या यह है कि पहले एलजी से अरविंद केजरीवाल ने बोला, पहले यह कहा कि कोई भी फाइल उनकी तरफ नहीं जाएगी,
फिर एलजी ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होता, रूल बुक ऐसी कहीं पे भी नहीं कहती है, सारी फाइलें हमारे पास रहेंगी, आप क्यों अपनी तरफ सारी फाइलें मंगा रहे हैं। फिर अब गैमलिन वाला मामला आ गया है। क्या मामला है, बार बार एलजी से टकराव क्यों कर रहे हैं? निशान जी, ये सबसे बड़ी बात जो उभर के आ रही है वो ये आ रही है कि अभी तक राजनीति के अंदर एक कंफर्ट जोन था। उस कंफर्ट जोन में भाजपा भी सम्मिलित है, कांग्रेस भी सम्मिलित है, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स भी सम्मिलित हैं, क्रोनी कैपिटलिस्ट भी सम्मिलित हैं, और इन सब की दुकान चल रही है और उसमें भुक्तभोगी एक ही आदमी रहा है, वो आम आदमी रहा है। पहली बार बगैर पैसे के बल, बगैर मसल के बल आम आदमी जैसे लोग, आम आदमी चुन करके सत्ता में आए। अब इनका नुमाइंदा आम आदमी के साथ भला करना चाहता है। अब ये सारे के सारे लोग जिनकी कंफर्ट की दुकान चल रही थी, उस सब की दुकान बंद होती नजर आ रही है। सर को धंधा बंद होने का सोमनाथ जी, मैं एक सेकंड रोकूंगा। मैं मेरा सवाल आप समझे नहीं, आप समझे नहीं, आप गलत चीज में लेके जा रहे हैं सर। मैं सवाल कुछ और बोल रहा हूं, आप अपना पुराना नारा दे रहे हैं। मेरा सवाल ये है, पहले एक मिनट सर, एक मिनट सवाल समझ लें। सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल ने पहले ये कहा कि फाइलें जो है, आपको लग रहा है कि आपको हेट प्रोग्राम चलाने हैं तो आप चलाइए। सर आप मेरी बात नहीं समझ रहे, आप अपने एजेंडे पे चल रहे हैं। मैं आपसे एक नॉर्मल सवाल पूछ रहा हूं। मेरा सवाल आपसे बड़ा सीधा सच्चा है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, रूल बुक जो कहती है, क्या उस रूल बुक को अरविंद केजरीवाल फॉलो नहीं करेंगे? क्या रूल बुक को फॉलो नहीं करेंगे? मेरा सवाल है सर। ये दर्शाता है कि आपने ऑलरेडी एक साइड ले रखा है। आप चाहते हैं कि आपका शो उसके ओरिएंटेड ही चले, आप ये चाहते हैं। अरे सोमनाथ जी, आप मेरा सवाल सुन लें, आप सवाल सुन लें। आपसे ज्यादा जनता भी समझ रही है। जवाब दे रहे हैं, आप मुझे रोक देते हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप मेरा सवाल समझे। पहले आपने सवाल का जवाब दे रहा हूं भाई साहब, मैं आपसे वही पूछ रहा हूं सर, देने तो दो पहले। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि पहले आपने फाइल का जिक्र किया, पहले बोलने तो दो। चलिए बताइए, मेरा सवाल फिर से मैं आपको रिपीट करता हूं। पहले फाइल फिर गैमलिन, क्या मामला है बताएं। भाई मामला यही है, मैं बता रहा हूं, जो कंफर्ट जोन है इन सारे लोगों का, उस कंफर्ट जोन को बहुत तकलीफ पहुंच गई और उस तकलीफ के कारण ये सारी बौखलाहट है। अब आर्टिकल 239 AA के अनुसार दिल्ली सरकार का गठन हुआ। उसमें 3 सब्जेक्ट मैटर हैं, 3 विषयों, लॉ एंड ऑर्डर, लैंड और पुलिस। इसके अलावा सभी के सभी विषय माननीय मुख्यमंत्री के अधीन हैं। पुलिस के ऊपर भी लॉ कहता है कि माननीय मुख्यमंत्री के साथ कंसल्टेशन किया जाएगा जब भी किसी पुलिस अधिकारी का तबादला करना हो। ये सारी प्रैक्टिसेज अभी कंफर्ट जोन के अनुसार हो रही थी। सब लोग खुश थे कि जनता का शोषण हो रहा है। पहली बार इन सारे प्रैक्टिसेज को इनके ऊपर सवाल उठाया गया। अब ये सवाल जब उठेंगे तो तकलीफ तो होगी। परंपरागत जो करप्ट प्रैक्टिसेज चल रहे थे, जब उनको चोट पहुंचेगी तो तकलीफ तो होगी। अब मुझे बताएं, 67 सीट वाली पार्टी, 70 में 67 सीट वाली पार्टी की सरकार, इतनी पॉपुलर सरकार, क्या उसको अधिकार नहीं है कि भाई वो अपने अनुसार मुख्य सचिव का चयन करे? क्या दिल्ली की जनता का भला सोचने का और करने का उसको अधिकार नहीं है? आपको अगर ज्ञात हो, दिल्ली में सरकार बनने के पहले आपकी बात सुन लीजिए। देखिए सर, पार्टीशन अप्रोच एक चीज है के साथ, मैं आपसे, आपने अपना जवाब दे दिया है। मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा, हमारे और भी मेहमान हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगा। तो दिखाता है पूरा का पूरा। सर ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक चीज बताना चाहूंगा। एक तरफ आपके रिटोरिक है, दूसरी है रूल बुक, और रूल बुक का हवाला मैं आपसे थोड़ी देर में आपके सामने देने वाला हूं फिर से। और इसमें मैं अगर आपके संज्ञान में डाल दूं, ये बात है GNCTD एक्ट 1991, उसके तहत बाकायदा एलजी ने कहा है कि आप सारी फाइलें ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास नहीं आएंगी। और अगर बात है गैमलिन की तो उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन प्रभात झा जी हमारे साथ हैं। सर प्रभात जी, आपने सुना इन्होंने क्या कहा, इस पर इनका आपका क्या जवाब है? और दूसरा मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं। एलजी ने अपने रिप्लाई में कहा कि 40 घंटे तक मैंने यहां पर चीफ मिनिस्टर को बताया, लेकिन 40 घंटे तक उनका रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद जब कुर्सी खाली थी तो मैंने अपॉइंट कर दिया। यह बाकायदा प्रेस रिलीज में एलजी ने कहा है। सवाल खड़ा यह होता है कि अगर केंद्र की सरकार की बात की जाए तो ऐसी कई कुर्सियां खाली हैं, 40 घंटे नहीं महीनों तक। यहां पर कौन सी अर्जेंसी थी एलजी को? सबसे बड़ी बात, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछ सकते थे, प्रेसिडेंट से पूछ सकते थे, ऐसी अर्जेंसी क्या थी यहां पर? देखिए, उन्होंने खुद कहा है कि कुछ पद ऐसे होते हैं जो तत्काल भरे जाते हैं, खाली नहीं रहती है। इस दृष्टि से उन्होंने निर्णय लिया होगा।
कानून संविधान जो कुछ भी कहता है वो आपके सामने भी है, आप स्वयं बताने वाले भी हैं। अभी स्वयं भारती जी ने बताया कि संविधान में क्या स्थिति है। यह सबसे बड़ी बात है कि 67 सीट मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि हम जो चाहें वो करेंगे और संविधान से ऊपर हो जाएंगे। जो 2/3 बहुमत मिलता है या 70 की 70 सीटें मिलती, तब भी सरकार तो संविधान से चलती है, और सरकार संविधान से चलाने में स्वयं का ईगो कुछ नहीं, संविधान सबसे बड़ा होता है। दिक्कत यह है कि उनकी किससे लड़ाई नहीं होती है। जब जिसकी प्रकृति ही लड़ाई बन जाए, वो अपने मित्रों से भी लड़ सकते हैं, वो अपने दोस्तों से भी लड़ सकते हैं, वो संविधान से भी लड़ सकते हैं, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी लड़ सकते हैं, वो विरोधी से तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, वो अधिकारियों को भी डिमोलाइज कर सकते हैं। मैं इसमें इसलिए नहीं पढ़ता हूं क्योंकि केजरीवाल जी की प्रकृति बन गई है लड़ाई, और इसी तरह वह मीडिया में बने रहना चाहते हैं। मैं वापस आ रहा हूं, उन्हें मालूम है कि यह सबसे अच्छा तरीका है। मैं वापस आ रहा हूं, लेकिन आपने जो जवाब दिया सीवीसी की पोस्ट का अगर जिक्र करें तो कई महीनों तक खाली थी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन हुआ, और इलेक्शन कमीशन की भी अगर बात की जाए तो उसमें भी कई महीनों तक खाली थी, और 30,000 एप्लीकेशन पेंडिंग थी खाली सीवीसी की। तो अगर पोस्ट की बात की जाए तो कई सेंसिटिव पोस्ट भी खाली पड़ी रही हैं। ये रहा है। इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि ब्यूरोक्रेसी के ऊपर क्या असर पड़ेगा। एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि यह वाकई में क्या पॉलिटिकल लड़ाई दिखाई देती है ब्यूरोक्रेसी के लिहाज से भी। फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी शैलजा चंद्रा जी हमारे साथ हैं। मैम, यही मेरा आपसे सवाल है, क्या आपको इससे क्या इंपैक्ट दिखता है ब्यूरोक्रेसी पर, और क्या ये एक पॉलिटिकल फाइट स्नोबॉल करके दिल्ली का नुकसान कर रही है? शैलजा जी से हमारे पास शायद हमारा उनसे संपर्क टूट गया है। मैम, मुझे आप सुन सकती हैं? नहीं। मेरे साथ आलोक शर्मा जी हैं। आलोक जी, आपकी सरकार थी तब, केंद्र में एनडीए की सरकार थी, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, तालमेल आपको भी बिठाना पड़ा होगा। तब तो हमने नहीं सुना कभी दिल्ली में कि ये झगड़ा हो रहा है, वो झगड़ा हो रहा है। देखिए, हमारे समय में 15 वर्ष तक जब हमारा दिल्ली के अंदर शासन रहा तो एनडीए की सरकार भी रही और केंद्र में कांग्रेस की सरकार भी रही। कॉरपोरेशन पहले दिल्ली में जिस समय भाजपा की सरकार थी उस समय कॉरपोरेशन कांग्रेस की थी, और जिस समय हमारी सरकार दिल्ली में आई तो कॉरपोरेशन बीजेपी के पास चली गई। लेकिन आपने कभी भी इस तरह की समस्याओं को नहीं देखा होगा कि इस तरह से केंद्र और राज्य और कॉरपोरेशन आपस में लड़ाई करते दिखाई दें। मैं समझता हूं कि जो मूल प्रवृत्ति है आम आदमी पार्टी की, वो पूरी तरह से द्वंद्व की आ गई है। वो देखिए, पिछले 5 दिन की अगर 5-6 घटनाएं आप देखें, मीडिया के माध्यम से जिस तरह से उन्होंने प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया कि मीडिया के ऊपर पूरी तरह से टैप कर दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। पुलिस के ट्रांसफर पोस्टिंग्स की बात आई कि हमारा इंटरफेरेंस होना चाहिए, एलजी महोदय ने कहा कि आप रूल बुक पढ़िए, उसके अनुसार आगे चलिए। लोकायुक्त के मैटर पर हाईकोर्ट ने इनको फटकार लगाई। फाइल नहीं भेजेंगे कोई भी एलजी के पास, एलजी महोदय ने इनको कहा कि आप किस तरह से, आप कौन से सरकार चलाना चाहते हैं। जो एनसीटी का दिल्ली एक्ट है 1991 का और ट्रांजैक्शन बुक 1993 की है, उसको ठीक से पढ़िए। उसके बाद एक ये 5वें दिन नया विवाद आ गया है कि आप एक अधिकारी को बिना किसी सबूत के, बिना किसी आधार के आप कह रहे हैं कि वो भ्रष्ट है। तो हमने सुन लिया, आपका इसमें आर्गुमेंट क्या है? हम ये कहना चाहते हैं कि पूरी तरह से ये सरकार जो है ये खाप पंचायत की तरह काम कर रही है कि खाप पंचायत में बिना किसी संविधान। शैलजा जी, आप मुझे सुन सकती हैं? मैम, आप मुझे सुन सकती हैं? मैं आ रहा हूं सर, आप सभी के पास आ रहा हूं। 1 मिनट। शैलजा जी, आप मुझे सुन सकती हैं? अपना वक्तव्य रख दूं? सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं, 1 मिनट दे दीजिए मुझे। शैलजा जी, आप मुझे सुन सकती हैं क्या? हेलो जी, मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूं शैलजा जी, मेरा सवाल यह है कि अगर ब्यूरोक्रेसी के ऊपर इसके इंपैक्ट की बात की जाए, इसके असर की बात की जाए, तो वो क्या होता है? नहीं, ब्यूरोक्रेसी तो डिमोरलाइज हो जाती है जिस दिन सरकार में कोई भी मंत्री और चीफ मिनिस्टर उनके साथ ऐसे व्यवहार करे, क्योंकि सब चीज़ रूल्स के मुताबिक चलता है, प्रोसीजर के मुताबिक, कन्वेंशन के मुताबिक। इस किस्म का जो हो रहा है, आरोप लगाना, तबादला करना, कहना कि आप डिस्ट्रस्ट करते हैं किसी ऑफिसर को, वो कुछ कर रहे हैं कंपनीज के ऊपर, इससे तो एक फैल जाता है कि भाई आप सबके खिलाफ है और सब लोग या तो समझते काम करना बंद कर लो या ये समझते कि अपना ही तबादला पहले ही कर लो, सिवाय कि कोई ये कंट्रोवर्सी में खड़े हो जाए। मुझे लगता है कि इसमें उन्होंने समझा नहीं है कि ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट है और उसमें जो सीनियर ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, उनको कितना प्रोटेक्शन मिलता है।
कार्डर अथॉरिटी आईएएस ऑफिसर्स की जो हमारे दिल्ली में काम करते हैं होम मिनिस्ट्री है, तो ताकत है ही नहीं चीफ मिनिस्टर के पास कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन लेना या कुछ भी करना। आप कह सकते हैं कि ये ताकत ही नहीं है। सोमनाथ जी, मैं आपसे इस पर रिएक्शन लूंगा। ये ताकत ही नहीं है, क्योंकि वो जो अभी शैलजा जी बता रही हैं उसमें दो चीजें यहां पर, एक अरविंद जी की तरफ से भी दो चीजें थोड़ा घालमेल वाली दिख रही है। पहला तो उन्होंने जो खत लिखा उसमें यह लिखा कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे हु आई बिलीव वाज इंटिमिडेटेड, मतलब उनको डराया गया ऐसा एक्शन लेने के लिए, लेकिन इसी प्रिंसिपल सेक्रेटरी की आपने छुट्टी कर दी। सोमनाथ जी, कई सारी बातें हुई, अब मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन मेरा आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। पहले हाफ की तरह इस बार मैं आपको अपना सवाल बता देता हूं, फिर से एक बार सुन लें आप और ध्यान से सुन लीजिएगा, उसके हिसाब से हम लोग आपको जो बोलना है बोलें, लेकिन सवाल जरूर सुन लें एक बार। मेरा सवाल आपसे दो है। पहला सवाल यह है कि अगर आप गैमलिन जी के ऊपर आ रहे हैं तो आपने कोई प्रूफ दिया, कोई एविडेंस दिया? और हां, आपने एक तो आरोप लगा दिया, तो दूसरी तरफ जब आपके लॉ मिनिस्टर के लिए बकायदा दिल्ली बार काउंसिल ने यह कह दिया है कि पुलिस को जांच करनी चाहिए, मामला देखना चाहिए, तब तो आप उनको अपने साथ कैरी कर रहे हैं। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है। और मेरा दूसरा सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल जी ने एक मिनट, अरविंद केजरीवाल जी ने बकायदा यह लिखा कि हु आई बिलीव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हु आई बिलीव वाज इंटिमिडेटेड इनटू एक्टिंग इन कंसर्ट विद यू। तो भाई उनकी छुट्टी क्यों कर दी? अगर उनको इंटिमिडेट किया था, उनको डराया था, तो उनको छुट्टी क्यों कर दी? अपना जवाब देते हैं आप। जी, सबसे पहली बात जो आपने कहा कि गैमलिन जी के आरोप बगैर किसी सबूत के हैं, आपको बकायदा दिखाया गया एक लेटर मंत्री जी के द्वारा, मंत्री जी का लिखा हुआ, जिसमें कहा गया है कि गैमलिन जी 11,000 करोड़ रुपए का लोन का गारंटी दिलवाना चाहते थे दिल्ली सरकार से, जबकि बार बार उनको मना किया गया, लेकिन बार बार उन्होंने इंसिस्ट किया। तो उससे जग जाहिर होता है कि भाई उनका कोई ना कोई, या तो उनके ऊपर दबाव होगा किसी का, इस कारण से वो चाह रही थी कि भाई 11,000 करोड़ का पावर कंपनियां, जो रिलायंस की कंपनियां हैं, उनका लोन की गारंटी दिल्ली सरकार दे। क्या दिल्ली की जनता पे हम ये बोझ डाल दें और कल को बिजली कंपनियां ना लोन पे कर पाए तो बिजली के दाम 3 गुने करवा दें? वो बड़ा अच्छा रहता। पहली बात। दूसरी बात, जो बाकी साथियों ने कहा उसकी बात भी मैं कर दूं। नहीं, मेरा दूसरा सवाल यह था कि आपके लॉ मिनिस्टर के खिलाफ। एक सेकंड भाई, बता रहा हूं, आप पहले अब मुझे बात ही नहीं करने देते हैं। आपने मुझे बोला कि मैं सवाल पूछ लूं, आपके सवाल मैंने सुन लिए, अब मैं जवाब दे दूं सर? जी बिल्कुल, बोले बोले। जी, ये जो कंफर्ट लेवल जिसके कारण कुछ नहीं उजागर होता था, जैसा कि अपने आलोक भाई ने कहा कि कांग्रेस के जमाने में ऐसा कुछ नहीं उजागर होता था। आप जान के हैरान होंगे कि पहली बार दिल्ली सरकार जो आम आदमी पार्टी ने बनाई, उसमें खुल्लम खुल्ला उन्होंने न्योता दिया कि जो कोई भी ऑफिसर अपनी ईमानदारी के कारण, जैसे कि अशोक खेमका साहब का इन्होंने जो बेड़ा गर्क किया था हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने, या संजीव चतुर्वेदी जो एम्स में सीबीओ थे, उनका बेड़ा गर्क किया बीजेपी केंद्र सरकार ने। तो इन दोनों के ये जो दोनों आईएएस ऑफिसर्स थे, इनका जो इन दोनों ने खून के आंसू रुलवाए इन दोनों को, वो भाजपा और कांग्रेस, तब आईएएस की जो बेड़ा गर्क हुआ उसका तो चर्चा नहीं हुआ। लेकिन आज जो ये हो रहा है, सोमनाथ जी आप विषयांतर कर रहे हैं। आप सीधा जो निशांत जी का सवाल था, आपने उसका किसी का भी उत्तर नहीं दिया। आप बात को लेफ्ट राइट घुमाए चले जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि शकुंतला जी 11,000 करोड़ रुपए की गारंटी दिलवाना चाहती थी। आप मुझे केवल ये बता दीजिए वो पत्र कहां है जिस पत्र के माध्यम से शकुंतला जी 11,000 करोड़ की कोई गारंटी दिल्ली सरकार से दिलवाना चाहती हैं। आज तक वो पत्र मीडिया के अंदर नहीं आया है। आपके मंत्री ने जब ये विवाद पूरी तरह से चढ़ गया तो मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है। आप केवल अपनी खाल बचाने के लिए आपने काम किया है। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, जब वो पावर सेक्रेटरी थी, और अगर आपके आरोप ठीक है तो आज तक आपने उस अधिकारी को एक भी मेमो क्यों नहीं दिया? आपने कोई चार्जशीट फाइल क्यों नहीं की उनके खिलाफ?
फिर आप बात कहते हैं कंफर्ट जोन की। सोमनाथ जी थोड़ा सुनने की आदत डालिए आप। सोमनाथ जी थोड़ा सुनने की आदत डालिए। आप कहते हैं कि बीजेपी कांग्रेस कंफर्ट जोन में थी इसलिए तारतम्य बना रहता था। मैं आपसे सीधा पूछना चाहता हूं कि अगर कंफर्ट जोन में कोई भी था, आपने 4 महीने में कितने लोगों को जेल के अंदर डाला है, कितने लोगों के खिलाफ आपने मुकदमे दर्ज किए हैं? आप केवल हिट एंड रन का फार्मूला अपनाते हैं, किसी को भी भ्रष्ट बताइए और भागकर चले जाइए। मैं जानना चाहता हूं कि आपने विवाद किया कॉर्पोरेशन से, केंद्र सरकार से, हरियाणा से, अधिकारियों से, भ्रष्ट मीडिया, भ्रष्ट अधिकारी, लोग सब गलत हैं, विधायी शक्तियां सब गलत है, विधानसभा गलत है, न्यायपालिका गलत है, सब लोग गलत हैं। मात्र एक आपकी जो खाप पंचायत है जिसके अध्यक्ष माननीय केजरीवाल जी हैं वो सही है। आके कहते हैं कि आप मुझे वो पत्र दिखाइए कि गैम्बलिन जी कौन से पत्र के माध्यम से 11,000 करोड़ की गारंटी दिल्ली सरकार से दिलवाना चाहती थी। दिल्ली सरकार के तो पक्ष में ही नहीं है, दिल्ली सरकार के पॉवर्स में ही नहीं है ये चीज कि वो गारंटी दे सके 11,000 करोड़ की। आप कैसे? सर मैं रोकूंगा 1 मिनट। सबने सबको सुन लिया, सबने सबको सुन लिया। सोमनाथ जी आपने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस मिले हुए हैं। ये अजीब बात है कि आपकी पहली सरकार में सपोर्ट आपने कांग्रेस का ही लिया था, लेकिन बहरहाल प्रभात जी हमारे साथ। अगर आपको चैनल के तरफ बिहेव करना है तो चैनल की तरफ बिहेव करिए। 1 मिनट रुकिए सर। अगर आपको बीजेपी का स्पोक्स पर्सन बन के बिहेव करना है तो वैसे बिहेव कर लीजिए। आप क्यों एजेंडा लेकर आते हैं? आप, मुझे समझ में नहीं आता, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आप हमेशा से आपके साथ ये क्या मतलब कोई सिंड्रोम बन गया है कि आप एक एजेंडा लेकर आएंगे कि अगर आपके खिलाफ कुछ बोला तो आपने बोल दिया ये इसका एजेंडा है, ये उसका एजेंडा है। ये कोई स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है कि ये हमेशा बोलेंगे? खैर बहरहाल मैं डिस्कशन को आगे बढ़ाऊंगा। मैं आपके उस लूप होल या ट्रैप में नहीं फंसना चाहता हूं कि ये कौन है, कौन किसका स्पोक्स पर्सन है। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, मुझे से जवाब देते हैं। सर प्रभात जी सवाल खड़ा ये होता है, आपने जो भी सुना अभी तक सुना, इस पर आपकी टिप्पणी। और किरण रिजिजू जी ने आज बोल दिया क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट से इसलिए इनके ऊपर आरोप लगाया। नॉर्थ ईस्ट का कहां से शगुफा आ गया? नॉर्थ ईस्ट का कहां से क्वेश्चन आ गया? क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है और एक पूरे मामले में एक पॉलिटिकल तड़का देने की कोशिश नहीं है? कहीं पे भी अरविंद केजरीवाल या किसी ने भी नॉर्थ ईस्ट का तो जिक्र नहीं किया। ये कहां से आ गया सर? देखिए ये लड़ाई जो चल रही है, इस लड़ाई को समझने की कोशिश कीजिए। ये लड़ाई सिर्फ ईगो की लड़ाई है और ईगो में संविधान को आड़े लिया जा रहा है। संवैधानिक तौर पर नजीब जंग उपराज्यपाल हैं, वो पूरी तरह से संवैधानिक अधिकार उनको प्राप्त है। जो संविधान में स्थितियां हैं, चाहे वो 239 हो या 193 हो, 192 हो, 191 हो, ये सारी चीजें आपको मालूम है। अब आपने कहा कि किरण रिजिजू जी ने ऐसा क्यों कहा? स्वाभाविक तौर पर यह बात आती है कि नॉर्थ ईस्ट से आईएएस कम आते हैं और इसमें भी अगर कोई महिला आती है तो उसको डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए। अभी आलोक भाई ने कहा भारती जी से कि वो पत्र दिखाइए, चुप हो गए। आरोप लगाना और आरोप का प्रमाण देना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। कोई प्रमाण है? अगर था तो इसके पहले उन्होंने मेमो क्यों नहीं दिया? इसके पहले उन्होंने कोई आरोप क्यों नहीं लगाया? सवाल ये है कि इस बात को क्यों पकड़ना? झा साहब, और ये असत्य नहीं, ये पूरी तरह से सत्य झूठ आप बोल रहे हैं। विनती करता हूं, सबसे लड़ने की क्या टेंडर खुला है? क्या सबसे मीडिया से आप लड़ रहे हैं, पुलिस से आप लड़ रहे हैं, उपराज्यपाल से आप लड़ रहे हैं, अपने योगेंद्र यादव से आप लड़ रहे हैं, सबसे तो आप लड़ रहे हैं, हम तो नहीं लड़ रहे। अगर 67 सीटें मिल गई इसका ये मतलब नहीं है कि आप संविधान से ऊपर हो गए। इसको समझने की कोशिश कीजिए। और किरण रिजिजू ने बहुत अपनी पीड़ा व्यक्त की है कि अगर कोई अधिकारी नॉर्थ ईस्ट का है तो उसको इस तरह डिमोरलाइज और उसको इस तरह से बदनाम नहीं करना चाहिए। वो सबको पता है। और मुझे बात बताइए, अभी जब माननीय प्रधानमंत्री चाइना में हैं तो भारत माता की जो मानचित्र है उसमें कश्मीर गायब है। आप विषयांतर मत कीजिए सोमनाथ जी, केवल सीधा ये बताइए आपका भारतीयता कि एलजी महोदय ने तख्ता पलट करने की कोशिश की, इसका क्या सबूत है आपके पास? वो सब दिखाने के थे, हाथी के दांत दिखाने के थे। सोमनाथ जी हम बात दिल्ली की कर रहे हैं, चाइना दिल्ली की बात कर रहे हैं। दिल्ली में आप लोगों ने एक संवैधानिक क्राइसिस दिल्ली का सवाल पूछ रहा हूं, आप चाइना चले गए अपने वेबसाइट के ऊपर, आप उस पर नहीं जाना चाहते हैं, आप लेफ्ट राइट घुमाना चाहते हैं। तमाम संविधान विशेषज्ञ कह रहे हैं कि आप गलत हैं, तमाम रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरीज कह रहे हैं कि आप गलत हैं, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि नहीं हम ठीक है। देश के साथ जो धोखा आपने किया है
पूरे देशवासियों को धोखा दिया है। पहली बार सोमनाथ जी देखिए, आप सोमनाथ जी कई बार ऐसा होता है, नजर आ रही है पिछली सरकार में हमने कई बार ऐसा देखा कि कुछ मंत्रियों ने गलत स्पीच पढ़ दी पार्लियामेंट के अंदर, कुछ मंत्रियों ने गलत स्पीच पढ़ दी तो उनको एहसास हुआ कि वो गलत सब्जेक्ट पे बोलना शुरू कर दिया। कहीं आपके साथ ये वाला मामला तो नहीं है कि आप गलत स्पीच लेके आ गए कुछ वहां पे पढ़ना? मैं आपसे दिल्ली की बात कर रहा हूं, आप चीन पहुंच गए। खैर बहरहाल मैं वापस इसको डिस्कशन को लेके आता हूं हमारे साथ। हम तो बात कर रहे थे, मैं शैलजा जी से नहीं, मैं अगर कुछ बोलूंगा तो आप मुझे स्पोक्स पर्सन बोल देंगे। खैर बहरहाल शैलजा जी से मैं बात करता हूं। शैलजा जी एक चीज है यहाँ पर, ओवरऑल अगर इंपैक्ट की बात की जाए तो आपने मुझे बताया, लेकिन इस डेडलॉक में अभी आगे जिस तरीके से अलग अलग सेक्रेटरीज, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज के ऊपर एक्शन लिया गया, जिस तरीके से अलग अलग सेक्रेटरीज आ रहे हैं, दिल्ली को इससे नुकसान क्या होने वाला है? दिल्ली को इसका क्या भरपाई करनी पड़ेगी? आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी मैम, आपसे पूछ रहा हूं मैं। जी, इससे बहुत नुकसान हो सकता है दिल्ली वासियों का, क्योंकि सरकार में एक सिस्टम के मुताबिक प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स पॉलिसी के बाद बनते हैं। आपने पॉलिसी पहले बनानी है, आपको प्रोग्राम्स बनाने हैं, उसके लिए फंडिंग करना है, उसके लिए लैंड लेना है, उसके बाद उसके कंस्ट्रक्शन हो या कोई एक नया संस्था बनाना हो, कुछ भी जो करना आपने प्रॉमिस, उसके लिए एक सिस्टम से काम चलता है। ब्यूरोक्रेसी सिस्टम के लिए बनी है, ये नहीं कि वो एक दिन ये करेंगे एक दिन वो करेंगे। रूल्स है, प्रोसीजर्स है, कन्वेंशंस है। अगर उसको रफा दफा किया जाए तो नुकसान ये होगा कि या तो गलत डिसीजंस लिए जाएंगे जिसके लिए फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसमें नुक्स निकालेंगे बाद में, या एक और बात जो हो सकती है कि अधूरी चीज रह जाएंगे, लोगों ब्यूरोक्रेसी कंफ्यूजन में रह जाएगी और काम ठप हो जाएगा। बहुत बुरी बात है, क्योंकि उत्सुकता लोगों में है, अच्छे ऑफिसर्स है, वो ऑफिसर से काम लेना और काम करवाना वो सरकार को देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ दिल्ली में बहुत समस्या चल रहे हैं। पोल्यूशन को देखिए, रास्तों को देखिए, कंजेशन को देखिए, अनऑथराइज कॉलोनीज, बहुत कुछ करने को है और समय कम है। तो इसलिए ये छोड़ के साथ में हार्मोनाइज करके काम करे तो बहुत कुछ हो सकता है। बड़ी मशहूर किताब है, उसमें लिखा है कि इनडिसीजन जो होता है वो सबसे खराब डिसीजन होता है। खैर, सोमनाथ जी से यही मेरा सवाल है। सर, आपने सुना अभी शैलजा जी क्या कह रही हैं। ये लड़ाई कुछ भी हो, पॉलिटिकल हो या कुछ भी हो, नुकसान दिल्ली का हो रहा है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी सबको पता है, ब्यूरोक्रेसी किसी भी सिस्टम की स्पाइन है। इस देश के ऐसे सिस्टम्स बने हुए हैं और ब्यूरोक्रेसी, अभी सीधा एग्जाम्पल है, वो डाउट्स में है। आपका क्या कहना है इस पर? निशान जी, आप मुझे अनइंटरप्टेड प्लीज मौका दीजिएगा, मुझे कोई टोके ना। देखिए, जो शैलजा ने बात कही, चूंकि बहुत सालों से एक परंपरा चली आ रही है। अभी तक होता क्या था कि जो कोई भी चुनाव जीत के सरकार में आए, वो परंपरागत जितनी भी कुरीतियां थी, जितने भी कानून थे, जितने भी जो भी प्रावधान थे, सबको एक्सेप्ट करके आराम से चल रहे थे। वो एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। पहली बार हम चैलेंज कर रहे हैं परंपरा को, पहली बार हम चैलेंज कर रहे हैं उन एक्सेप्टेबल नॉर्म्स को जिसके कारण जनता की हानि होती है। लेकिन इस वाले केस में तो जो भी कुछ हो रहा है वो तो लेट डाउन रूल्स के खिलाफ हो रहा है। भाई, कानून कहता है, संविधान कहता है, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान दिया हुआ कहता है कि 3 सब्जेक्ट मैटर, लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस, इन 3 विषयों के अलावा बाकी सारे विषयों के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री का होल्ड है और राज्यों की तरह। तो अगर किसी कारण से माननीय मुख्यमंत्री एक ऑफिसर को अपॉइंट करना चाहते हैं, चाहते हैं कि भाई ये ऑफिसर इस काम के लिए फिट नहीं है, तो मुझे कोई समझा दे, शैलजा जी समझा दें, किस संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखा है कि ये अधिकार एसपी के पास है, ये अधिकार माननीय मुख्यमंत्री के पास। सर, मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम है अभी। वैसे परिमल राय जी जिन्होंने रिफ्यूज कर दिया, उनका अपना जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ज्यादा क्लीन नहीं है। खैर, मैं आपको रोकूंगा यहां पर, एक रिएक्शन सबसे लूंगा। प्रभात जी, आपका लास्ट रिएक्शन इस सब पर। देखिए, ये स्वभावगत दोष है, प्रकृति है, और अपने को ईमानदार मानना और सबको बेईमान मानना ये इनकी नियति है और ये इसी हिसाब से चलते हैं। इसलिए
इनका दोष नहीं है, ये राजनीतिक दल होते तो समझते। ये जनता की पीड़ा को दूर करने के लिए नहीं आए हैं, अपने ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आए हैं। और सोमनाथ भारती जी डंडा लेके समझाना चाहते हैं कि 2 दूनी 5 होता है, 2 दूनी 4 नहीं होता है। तो डंडा लेके कहें सत्य यही है जो संविधान कहता है, और जो संविधान कहता है उसमें प्रशासक लेफ्टिनेंट गवर्नर है, न कि मुख्यमंत्री। जी आपका रिएक्शन सीधा सीधा ये कहना चाहूंगा, सोमनाथ भारती जी ने कहा कि 3 चीजें जो हैं वो केंद्र के अधीन है। चौथी चीज भी है कि दिल्ली की जो सर्विसेज हैं, वो चाहे डानिक्स हो, डानिप्स हो, सिविल सर्विसेज हो, वो तमाम जो हैं वो केंद्र सरकार के अधीन है और गृह मंत्रालय के तत्वाधान में वो सभी अधिकारी कार्य करते हैं। उनकी रिक्रूटमेंट, उनकी डीए, टीए, उनके पे कमीशन सभी जो है वो केंद्र सरकार निर्धारित करती है। लेकिन आज विषय यह है कि आप किसी भी बात को, संविधान की किसी भी प्रक्रिया को मानने को तैयार नहीं हैं। आप उस परंपरा को तोड़ना चाहते हैं कि संविधान के अनुसार देश की राजधानी और देश का केंद्र शासन समन्वय के साथ आगे बढ़ सके। आप चाहते हैं कि टकराव होता रहे, आप जिम्मेवारियों से भागते रहें। आपने जो वायदे किए थे वो आप पूरे नहीं कर पा रहे हैं, उसका आप एक कहीं ना कहीं आवरण पहनना चाहते हैं। मैम, आपके एक्सपीरियंस के आधार पर और आपका जो अभी तक ओवरऑल एक्सपोजर रहा है उसके आधार पर आपकी एडवाइस क्या होगी? मेरी एडवाइस होगी कि तालमेल से काम करना चाहिए। एलजी साहब के साथ बैठ के इनको एक हार्मोनाइज्ड तरीके से डिसाइड करना चाहिए क्या करना है उनको। चीफ सेक्रेटरी इसमें, ये तो 10 दिन के लिए गए हैं, ये तो बहुत ही छोटा मामला था, इतना उलझाने के लिए कोई जरूरत नहीं थी। चीफ सेक्रेटरी एक ब्रिज है, आपके लिए एक पुल है बीच में एलजी और चीफ मिनिस्टर के दौरान, और जो डेवलपमेंट के हक में है। पॉइंट टेकन, बहुत छोटा मामला था, तिल का ताड़ बन गया। मैं रोकूंगा आपको, लेकिन हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जनता से हमने सवाल पूछा, जनता की क्या राय है? जनता की राय आपकी स्क्रीन पर 70% कह रहे हैं केंद्र से बेवजह टकराव ले रहे हैं केजरीवाल, और 30% कह रहे हैं नहीं। सवाल यह खड़ा होता है कि परंपरा को चैलेंज कर रहे हैं या कॉन्स्टिट्यूशन को, और जनता की सरकार है या फिर अप्रत्याशित जीत का अहंकार।